छात्रों, रीति काल की परंपरा की शुरुआत हुई केशव दास से। लेकिन केशव दास की जो काल सीमा है, अर्थात उनका जो जन्म है और उनकी जो मृत्यु है, वह भक्ति काल की सीमा के अंदर है। और यही वजह है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि रीति परंपरा की शुरुआत केशव दास से नहीं हुई। पहले हम लोग देख लें इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी रचनाएं, इन पर जो टिप्पणियां की गई हैं उनको जाने, और इसके बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि रीति की परंपरा की शुरुआत केशव दास से हुई या नहीं हुई। उनका जन्म भी विवादों में है। जन्म की तारीखें अलग अलग विद्वानों ने तय कर रखी हैं। उनके अपने तर्क भी हैं। जैसे मिश्र बंधु ने 2 किताबें लिखी, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु विनोद में माना कि केशव दास का जन्म हुआ 1555 ईस्वी में, और मिश्र बंधु ही मानते हैं कि हिंदी नवरत्न में उनका जन्म हुआ 1551 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि 1555 ईस्वी में जन्म हुआ। गौरी शंकर द्विवेदी मानते हैं कि 1559 ईस्वी में जन्म हुआ। लाला भगवान दीन मानते हैं कि उनका जन्म 1559 ईस्वी में हुआ। कुछ वर्षों का अंतराल है, 1555, 1559, तो उसके करीब का जिक्र होता है। जो जन्म स्थान है वो ओरछा नगर है, बेतवा नदी के किनारे नगर है ओरछा, वहाँ उनका जन्म हुआ। मृत्यु के बारे में भी 2 तरह की राय है। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि 1617 ईस्वी में हुआ, और लाला भगवान दीन और गौरी शंकर द्विवेदी मानते हैं कि उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। आप जानते हैं कि रीति परंपरा के जो कवि हैं उनके आश्रयदाता होते हैं। राजा और सामंत के यहाँ उनका जीवन गुजरा है। तो केशव दास के जो आश्रयदाता हैं, पहले ओरछा पति थे महाराज इंद्रजीत सिंह, बाद में वीर सिंह देव के यहाँ रहे। वीर सिंह देव पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, वीर चरित्र करके, आगे हम लोग देखेंगे। और जो केशव दास थे उनका परिचय बहुत व्यापक था। अकबर जो सम्राट थे उनसे परिचय था। उनके यहाँ का टोडरमल और बीरबल और उदयपुर के जो राणा थे अमर सिंह, उनसे उनका घना परिचय था। खुद वो बहुत बड़े रसिक थे, लेकिन आस्तिक व्यक्ति थे। पांडित्य पर उन्हें बहुत अभिमान था। हालत ये थी कि एक बार अकबर ने पूछा केशव दास से कि सबसे बड़ा कवि कौन है, तो केशव दास ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं, मुझसे बड़ा कवि इस युग में कोई नहीं है। वो नीति निपुण थे, साफ साफ बोलते थे, स्पष्टवादी थे। रामचंद्र शुक्ल सहित कुछ जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि रीति परंपरा की शुरुआत केशव से नहीं हुई, बल्कि उसके 50 वर्ष बाद जो चिंतामणि हुए उनसे रीति परंपरा की शुरुआत हुई। इनके 3 कारण वो गिनाते हैं, 3 वजहों का जिक्र करते हैं कि क्यों नहीं माना जाए कि केशव दास से इस परंपरा की शुरुआत नहीं हुई। पहली बात उन्होंने कही कि रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव की कवि प्रिया के 50 वर्षों बाद चली। दूसरी बात वो कहते हैं कि केशव अलंकारवादी थे, जबकि परवर्ती कवि रस सिद्धांत को अपनाया
रस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कविता की। तीसरी बात वो कहते हैं कि परवर्ती कवियों ने, बाद के कवियों ने केशव की शैली न अपनाकर कुवलयानंद की शैली अर्थात एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण देने की शैली का प्रयोग किया। इस संदर्भ में काफी कुछ टीका टिप्पणी हो चुकी है और भगीरथ मिश्र एक बहुत जाने माने विद्वान रहे हैं रीति काल के, और उसके साथ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि केशव के बाद रीति की अखंड परंपरा चली है और इसके संदर्भ में व्यापक टीका टिप्पणी करते हैं। दरअसल हुआ ये है कि जो टिप्पणी की गई है केशव दास पर वह एकांगी है, पक्षपातपूर्ण है और भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। केशव सिर्फ अलंकारवादी नहीं थे, रसिक प्रिया में रस सिद्धांत के सभी अंगों का प्रतिपादन है। कह सकते हैं कि केशव दास से रीति की परंपरा चली है। उनकी रचनाएं आप देखें, पहली रचना रसिक प्रिया है, 1591 ईस्वी में यह छपी है, लिखी गई है। कवि प्रिया और रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखी गई है। ये तीन पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसकी तारीख, लेखन वर्ष और किताब के नाम याद रखने चाहिए। रसिक प्रिया का भी, कवि प्रिया और रामचंद्रिका का भी। वीर चरित्र जिसे पूर्व में हमने कहा कि जिसके दरबार में रहते थे उन पर ही लिखा गया है। ये 1606 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई। वैसे ये कहा जाता है कि रतन वावनी नामक जो पुस्तक है वह इनकी पहली रचना है, लेकिन रचना काल का पता नहीं है। और इसके अलावा जो पुस्तक है नक्शेक, सीखनक और बारहमासा, दरअसल ये तीनों पुस्तक जो कवि प्रिया नामक पुस्तक है उसके अंग हुआ करते थे। आगे चलकर अलग अलग उनका अस्तित्व हुआ और अलग अलग छपकर ये पुस्तक आई। रसिक प्रिया में क्या है? नायिका भेद और रस का निरूपण है। प्रियजो और प्रियाजो की प्रशस्ति वर्णित है। अब देखिए, रीति की परंपरा में हम लोग देखते हैं नायिका भेद और रस का निरूपण, लक्षण ग्रंथों का जिक्र वो इसमें है, वो उनकी विशेषता है, उसकी प्रवृत्ति है। कवि प्रिया में कवि शिक्षा की पुस्तक है। रामचंद्रिका में राम कथा है। वीर चरित्र में वीर सिंह देव की प्रशस्ति है, गुणगान है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय नामक जो नाटक है उसके आधार पर इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। जहांगीर जस चंद्रिका जहांगीर के दरबार का वर्णन है। आप जानते हैं कि जहांगीर अकबर के पुत्र हुए और उनके दरबार में क्या कैसे चल रहा था इसका वर्णन किया गया है जहांगीर जस चंद्रिका में। रतन वावनी में रत्नसेन की वीरता और उत्साह का वर्णन है। अब आप टिप्पणी देख लीजिए कि उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणी की गई है आलोचकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें न था। इससे कड़ी टिप्पणी
किसी कवि पर नहीं हो सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि केशव के पास कवि हृदय भी नहीं था, और दूसरी बात थी कि उन्होंने संस्कृत साहित्य से सामग्री चुराई है, और अब उनके पास जो ज्ञान था वो ज्ञान सिर्फ रचना कौशल की धाक जमाने के लिए था, भाषा पर अधिकार भी नहीं था। तो इसके बाद क्या बच जाता है एक साहित्यकार के लिए कि कवि हृदय नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, रचना कौशल नहीं है, अपनी भाषा नहीं है। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में लिखा, उद्भव और विकास वाली जो किताब है, कि केशव पंडित कुल में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने संस्कृत के शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था। यहाँ तक तो बात ठीक है कि संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन किया था। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, लेकिन इन्होंने माना कि संस्कृत के शास्त्रों के वो ज्ञाता थे। भाषा में कविता लिखने के कारण वे मन ही मन एक प्रकार की हीन भावना का अनुभव कर रहे थे। अब इन्होंने एक दूसरी टिप्पणी कर दी। भाषा में तो तुलसीदास ने भी कविता लिखी है, कबीर ने भी लिखी है, सूरदास ने भी लिखी है, लेकिन केशव के मन में, वो कहते हैं केशव के मन में कहीं कहीं ये लगता था कि भाषा में उन्होंने कविता लिखी है, इसलिए उनको लोग विद्वान नहीं मान रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि उनमें पांडित्य दिखाने का प्रयत्न कुछ अधिक मात्रा में हो गया। तो उन्होंने पांडित्य दिखाया, और किसमें? रामचंद्रिका इसीलिए चरित काव्य ना बनकर पांडित्य प्रदर्शी ग्रंथ बन गया। यह टिप्पणी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उनकी राय भी बहुत बेहतर नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल के महानतम ज्ञाता में से एक थे। रीतिकाल को उन्होंने श्रृंगार काल कहा है, और इन्होंने टिप्पणी की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हृदयहीन क्या लिख दिया। वे बेचारे रसिकों, सहृदयों, कवियों सबकी मंडली से खारिज किए जाने लगे। अफसोस की बात है कि एक कठोर टिप्पणी के बाद केशव हिंदी संसार से बेदखल किए जाने लगे, जबकि एक जमाने में हिंदी के जो केंद्र थे, चाहे विश्वविद्यालय हो या प्रकाशन स्थल हो, उसमें केशव रहते थे, केशव की पढ़ाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको खारिज किया जाने लगा। एक दोहा प्रचलित है आम, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास। पहले तो तुलसी है, उससे कम सूर है, उससे कम केशव दास है, और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि अब के कवि खद्योद सम जहाँ तक करई प्रकाश, और उसके बाद तो छोटे छोटे तारे और नक्षत्र हैं जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। केशव दास की जो पुस्तक आप देखें तो उसमें 3 तरह की प्रवृत्तियां मिलती हैं। एक तो रीति की प्रवृत्ति मिलती है, भक्ति की मिलती है, और वीरता की मिलती है। ये तीनों प्रवृत्तियां मध्यकाल की बहुत ही विशिष्ट प्रवृत्ति है, और वो केशव दास में मौजूद है। केशव दास की अपनी कमजोरी रही होगी, लेकिन मेरा मानना है कि केशव दास का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं हुआ। युग के संदर्भ में, समय के संदर्भ में इनका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। कवित्व सवैये में उन्होंने कविता लिखी, और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो केशव जो धीरे धीरे हिंदी संसार से खारिज किए गए हैं, उनके बारे में एक रूपरेखा, उनकी रचनाओं के बारे में, जन्म के बारे में इस तरह से हम लोग उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और उनके बारे में इतिहास ग्रंथों से और भी परिचित हो सकते हैं। आप सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, और मुझे लगता है कि आपके सहयोग से हम लोग कुछ बेहतर काम कर पा रहे हैं। आप जुड़े रहें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उस पर टीका टिप्पणी करें, जो कमियां रहे उसको भी, और जो अच्छाइयां हैं
उस पर भी आप ध्यान दें, बातचीत करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।